आज हम 1857 के इतिहास की गहराइयों में उतर रहे हैं। एक ऐसी घटना जिसे अक्सर भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, जो इस घटना के कई अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डालता है। हाँ, और ये लेक्चर इस बात पर बहुत जोर देता है कि 1857 कोई एक दिन में भड़की हुई आग नहीं थी। ये तो सालों से सुलग रहे गुस्से का एक नतीजा था। समाज का हर तबका आप देखिए, राजा, जमींदार, पंडित, मौलवी, किसान, सैनिक, सब के सब अंग्रेजों से तंग आ चुके थे। तो मतलब माहौल पहले से ही तैयार था। एकदम। माहौल एक बारूद के ढेर जैसा था, बस एक चिंगारी का इंतजार था। तो आज हमारी पड़ताल का मकसद यही समझना है कि वो चिंगारी क्या थी, वो क्या वजह थी जिसने इतने सारे अलग अलग लोगों के गुस्से को एक साथ विस्फोट करने पर मजबूर कर दिया। चलिए इसे परत दर परत खोलकर देखते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक नई बंदूक से, एक ऐसा हथियार जो जंग के मैदान में क्रांति लाने वाला था, पर उसने क्रांति कहीं और ही ला दी। आप एनफील्ड राइफल की बात करें। सोर्स के मुताबिक ये पुरानी ब्राउन बेस राइफल की जगह लाई गई थी। हाँ, तो इसमें से क्या खास था जिसने इतना हंगामा खड़ा कर दिया? खासियत बंदूक में नहीं थी। हाँ, खासियत थी उसके कारतूस में। कारतूस में। हाँ, एनफील्ड राइफल के लिए जो नया कारतूस बना, उसके कागज के कवर पर एक खास लेप लगाया जाता था ताकि वो नमी और जंग से बचा रहे। अच्छा। और ये लेप असल में गाय और सूअर की चर्बी को मिला के बनाया जाता था। लेकिन कई लोग तो ये मानते हैं कि ये चर्बी वाली बात सिर्फ एक अफवाह थी, अंग्रेजों को बदनाम करने के लिए। क्या सोर्स इस बारे में कुछ बताता है कि इसमें सच्चाई कितनी थी? ये बहुत जरूरी सवाल है, और लेक्चर इस बात को बिल्कुल साफ करता है कि ये कोरी अफवाह नहीं थी। ओह! इसकी पुष्टि तब हुई जब एक भारतीय सैनिक जो गोलियां बनाने वाले कारखाने में ही काम करता था, उसने अपनी आंखों से ये सब होते हुए देखा। उसने देखा कि कैसे गाय और सूअर को काटकर उनकी चर्बी पिघलाई जा रही है और कारतूसों पर लगाई जा रही है। बिल्कुल, मतलब ये आंखों देखी हकीकत थी। और सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि उस कारतूस को बंदूक में डालने से पहले दांत से काटना पड़ता था। और यहीं पर सारी समस्या की जड़ है। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र है, वो उसे माता मानते हैं, और मुसलमानों के लिए सूअर हराम है, नापाक। एकदम। तो ये एक ऐसा कदम था जिसने दोनों समुदायों की सबसे गहरी धार्मिक भावनाओं पर सीधी चोट की। सैनिकों को लगा कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये अंग्रेजों की सोची समझी साजिश है, उनके धर्म को भ्रष्ट करने की। हाँ बिल्कुल। और इस गुस्से की पहली और सबसे जोरदार आवाज बने मंगल पांडे। वो बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, है ना? हाँ। जब उन्हें इन कारतूसों के बारे में पता चला तो वो आग बबूला हो गए। और वो सिर्फ गुस्से में नहीं थे, वो अपनी सामाजिक स्थिति को लेकर भी बहुत चिंतित थे। सामाजिक स्थिति? वो कैसे? लेक्चर में उनके शब्दों का जिक्र है। उन्होंने कहा कि अगर वो ये करेंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और समाज में कोई उनके हाथ से पूजा का प्रसाद तक नहीं लेगा। हमें याद रखना होगा कि उस समय समाज में छुआछूत, जाति पाति, ये सब बहुत गहरा था। धर्म भ्रष्ट होने का मतलब था समाज से ही बाहर हो जाना। और इसी डर और गुस्से में उन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूसन के सामने बगावत कर दी। उन्होंने साफ कह दिया कि वो इन कारतूसों को हाथ भी नहीं लगाएंगे। बात बढ़ी और उन्होंने गोली चला दी, और उसमें लेफ्टिनेंट बाग मारा गया। हाँ, ये एक असाधारण कदम था, एक सिपाही का अपने ऑफिसर पर गोली चलाना। मतलब सीधी मौत की सजा। बिल्कुल। मंगल पांडे को पकड़ लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। एक सिपाही को फांसी देना? अंग्रेजों को क्या लगा कि इससे डर फैलेगा और मामला शांत हो जाएगा? उन्हें बिल्कुल यही लगा। ये उनकी एक तरह से एग्जाम्पल सेट करने की रणनीति थी। उन्हें लगा एक सिपाही को सरेआम फांसी देकर वो बाकी सब में खौफ पैदा कर देंगे। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। एकदम उल्टा। मंगल पांडे की फांसी की खबर ने तो बाकी सैनिक छावनियों में जैसे आग ही लगा दी। वो एक सैनिक से ज्यादा एक शहीद, एक प्रतीक बन गए। और फिर अंग्रेजों ने उनकी पूरी बटालियन 34वीं नेटिव इन्फेंट्री को ही भंग कर दिया। हाँ, जिससे बाकी सैनिकों का गुस्सा और असुरक्षा और ज्यादा बढ़ गई। तो मंगल पांडे की शहादत ने एक चिंगारी को आग बना दिया। लेकिन क्या इस आग को फैलाने का कोई संगठित प्लान भी था, या ये सब बस गुस्से में अचानक हो गया? नहीं, प्लान को था, और बहुत सोचा समझा प्लान था। विद्रोह के लिए 31 मई 1857 की तारीख तय की गई थी। 31 मई? हाँ, ताकि पूरे देश में एक साथ एक ही दिन विद्रोह शुरू हो। इससे अंग्रेजों को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। और सोर्स में ये भी बताया गया है कि विद्रोह का संदेश फैलाने के लिए रोटी और कमल के फूल का इस्तेमाल किया गया।
ये तो किसी जासूसी कहानी जैसा लगता है ना। ये उस दौर का एक बहुत ही शानदार और गुप्त कम्युनिकेशन नेटवर्क था। लेक्चर के मुताबिक एक गांव का चौकीदार रात के अंधेरे में पास के गांव तक रोटी या कमल का फूल पहुंचाता था। और ये एक संकेत होता था। हाँ, ये संकेत था कि हम तैयार हैं, क्या आप भी तैयार हैं? अगर वो गांव रोटी या फूल रख लेता तो मतलब था कि वो भी विद्रोह में शामिल हैं। इस तरह ये संदेश बिना किसी खत के, बिना किसी दस्तावेज के पूरे उत्तर भारत में फैल गया। लेकिन फिर चूक कहाँ हुई? मेरठ में 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने इंतजार नहीं किया। उन्होंने तय तारीख से करीब 20 दिन पहले 10 मई को ही बगावत कर दी। और यही एक बहुत बड़ी रणनीतिक गलती साबित हुई। जोश में होश खो बैठे मेरठ के सैनिकों का गुस्सा शायद काबू से बाहर हो गया था। तो जो एक साथ हमले की योजना थी वो बिखर गई। हाँ, बिखर गई। अलग अलग जगहों पर विद्रोह अलग अलग समय पर भड़का, जिससे अंग्रेजों को उसे एक एक करके कुचलने का मौका मिल गया। हालांकि अंग्रेज भी इस अचानक हुए विद्रोह के लिए तैयार तो नहीं थे, पर लेक्चर बताता है कि उनके पास एक बहुत बड़ा हथियार था, संचार। बिल्कुल, उनके पास टेलीग्राफ था, जिससे खबरें मतलब बिजली की रफ्तार से एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाती थीं। अच्छा। उन्हें जैसे ही मेरठ के विद्रोह की खबर मिली, उन्होंने तुरंत बाकी छावनियों को अलर्ट कर दिया। लेक्चर में एक उदाहरण भी है कि कैसे उन्होंने दानापुर, पटना के सैनिकों को तितर-बितर करने के लिए उन्हें अलग-अलग जगहों पर भेज दिया, ताकि वो संगठित ना हो सके। हाँ, कुछ को कोइलवर पुल की मरम्मत के लिए भेज दिया, कुछ को बक्सर। ये उनकी फूट डालो की एक क्लासिक रणनीति थी। और जैसे ही मेरठ से विद्रोह की आग फैली, ये सिर्फ सैनिकों तक ही सीमित नहीं रही। वो सारे लोग इसमें कूद पड़े जिनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ मतलब सालों का गुस्सा भरा हुआ था। अरतूस तो सिर्फ एक बहाना था, असल बारूद तो पहले से ही जमा हो चुका था। हर किसी के पास अंग्रेजों से नाराज होने की अपनी एक वजह थी। जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वो डलहौजी की हड़प नीति का शिकार हुई थी। हाँ, वो नीति जिसके तहत अंग्रेज किसी भी रियासत को कब्जा कर लेते थे अगर राजा का अपना मतलब खून का वारिस न हो। दत्तक पुत्र को वो मान्यता नहीं देते थे। ये तो सीधे सीधे किसी के परिवार और विरासत पर हमला था। बिल्कुल। इसी तरह कानपुर से नाना साहब थे, जिनकी पेंशन अंग्रेजों ने बंद कर दी थी। ये एक आर्थिक हमला था। और फिर बिहार के जगदीशपुर से 80 साल के वीर कुंवर सिंह, जिनकी जमींदारी छीन ली गई थी। हाँ, तो मतलब ये लड़ाई भारत के लिए नहीं बल्कि अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ी जा रही थी। किसी का राजनीतिक अधिकार छिना तो किसी का आर्थिक। बिल्कुल। और लेक्चर इसी को विद्रोह की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों बताता है। अच्छा, वो कैसे? ताकत इसलिए क्योंकि हर कोई अपनी व्यक्तिगत लड़ाई पूरी जान लगाकर लड़ रहा था, और कमजोरी इसलिए क्योंकि झांसी की रानी को अवध से कोई मतलब नहीं था और वीर कुंवर सिंह को कानपुर से। एक साझा सपना या एक राष्ट्र की परिकल्पना नहीं थी। और इस लड़ाई में सिर्फ राजे रजवाड़े ही शामिल नहीं थे। लेक्चर में पटना के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली की कहानी है जो बहुत बहुत असरदार है। हाँ, पीर अली वो कोई राजा या जमींदार नहीं थे, एक आम नागरिक थे। हाँ। उनकी एक किताबों की दुकान थी। और वो कैसी किताबें बेचते थे? वो चंद्रगुप्त मौर्य और मतलब देशभक्ति से जुड़ी कहानियां बेचते थे, जो लोगों में जोश भरती थी। अंग्रेजों को ये किताबें पसंद नहीं आईं। उन्हें लगा ये लोगों को भड़का रही हैं। तो उन्होंने क्या किया? सोर्स के मुताबिक उन्होंने पीर अली की पूरी दुकान पर बुलडोजर चलवा दिया। क्या? एक किताब की दुकान पर बुलडोजर? हाँ, ये दिखाता है कि अंग्रेज सिर्फ हथियारों से नहीं, विचारों से भी कितना डरते थे। निश्चित रूप से। और इस घटना ने पीर अली को एक क्रांतिकारी बना दिया। वो भी विद्रोह में शामिल हो गए और पटना से इसका नेतृत्व किया। ये कहानी बताती है कि ये लड़ाई हर उस इंसान की थी जिसके आत्मसम्मान पर चोट की गई थी। तो इतने सारे लोग, इतना गुस्सा, इतनी बहादुरी, इसके बावजूद ये विद्रोह कामयाब क्यों नहीं हो पाया? भारतीय सैनिक दिल्ली तक पहुंच गए, उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया। बिल्कुल। दिल्ली के सबसे बड़े शस्त्रागार, हाँ, हथियारों का गोदाम, उस पे उन्होंने धावा भी बोला। अगर वो हथियार उनके हाथ लग जाते तो शायद कहानी कुछ और होती। लेकिन यहीं पर विद्रोह की सबसे बड़ी कमजोरी और उस समय के भारतीय समाज का सबसे दुखद पहलू सामने आता है। मतलब? लेक्चर के मुताबिक उस शस्त्रागार में आग किसी अंग्रेज ने नहीं लगाई। तो फिर किसने? एक हिंदुस्तानी नहीं लगा दिया, ताकि वो हथियार विद्रोहियों के हाथ न लगे। अपने ही लोगों की गद्दारी और उससे भी बढ़कर एक राष्ट्र के तौर पर एकता की कमी। जैसा हमने पहले बात की, उस समय राष्ट्र की भावना या देश प्रेम वैसी नहीं थी जैसा हम आज समझते हैं। सब अपनी अपनी रियासत के लिए लड़ रहे थे। हाँ, हर कोई अपने इलाके, अपनी जमींदारी के लिए लड़ रहा था। कोई एक साझा लक्ष्य, एक साझा नेतृत्व नहीं था।
बहादुर शाह जफर को नेता तो बना दिया, लेकिन वो सिर्फ नाम के नेता थे। असली ताकत तो अलग अलग सरदारों के हाथ में बिखरी हुई थी। और सिर्फ आम लोग ही नहीं, सिंधिया परिवार जैसे कुछ बड़े भारतीय शासकों ने तो खुलकर अंग्रेजों का साथ दिया। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा झटका था। जब आपके अपने ही बड़े और ताकतवर लोग दुश्मन से जा मिलें, तो लड़ाई जीतना नामुमकिन सा हो जाता है। और गोला बारूद की कमी भी थी। बहुत बड़ी वजह थी वो। विद्रोहियों के पास जितने हथियार शुरू में थे, बस वही थे। दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास लगातार इंग्लैंड से रसद और नए हथियार पहुंच रहे थे। लेक्चर में एक बेहतरीन उपमा दी गई है जो इस पूरी स्थिति को बहुत अच्छे से समझाती है। हाँ, वो कहते हैं, सड़क पर पड़े कंकड़ पत्थर आपका रास्ता नहीं रोकते, लेकिन आपके जूते में पड़ा एक छोटा सा कंकड़ आपके पांव आगे नहीं बढ़ने देता। यहाँ वो कंकड़ अपने ही लोगों की गद्दारी थी, संगठन की कमी थी और एक साझा राष्ट्रीय भावना का अभाव था। बाहरी दुश्मन से तो हम लड़ रहे थे, लेकिन इस अंदरूनी कंकड़ ने हमें आगे ही नहीं बढ़ने दिया। तो कुल मिलाकर 1857 का विद्रोह अचानक हुई कोई घटना नहीं थी। ये सालों से दबे हुए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक गुस्से का एक विस्फोटक मिश्रण था। सही कहा। सैनिकों के कारतूस वाले मामले ने तो बस उस बारूद में आग लगाई जो सालों से इकट्ठा हो रहा था। ये असफल जरूर हुआ, लेकिन ये पूरी तरह से व्यर्थ नहीं गया, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने भारत के इतिहास पर एक बहुत गहरा असर छोड़ा। पहली बार, भले ही बिखरे हुए तरीके से, पूरे उत्तर भारत में लोगों को एहसास हुआ कि उनका दुश्मन एक ही है, अंग्रेज। हाँ। और इसका नतीजा ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और भारत पर शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चला गया। हाँ, अंग्रेजों को भी ये समझ आ गया कि अब भारत पर राज करना पहले जैसा आसान नहीं होगा। और कह सकते हैं कि यहीं से भारत में संगठित राष्ट्रवाद की असली शुरुआत हुई। बिल्कुल। लोगों ने अपनी गलतियों से सीखा। उन्होंने समझा कि जब तक हम धर्म, जाति और रियासतों में बटे रहेंगे, तब तक हम गुलाम ही रहेंगे। और अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। लेक्चर एक बहुत दिलचस्प सवाल उठाता है, क्या होता अगर भारत 1857 में ही आज़ाद हो जाता? ये एक बड़ा और सोचने वाला सवाल है। लेक्चर में कहा गया है कि उस समय तक भारत में इंसानियत बाकी थी। समाज में उतनी कड़वाहट, उतनी नफरत नहीं थी। तो अगर हम तब आज़ाद होते तो शायद अपने देश का निर्माण अपने ढंग से करते, अपनी जड़ों से जुड़े रहकर करते। और शायद वो बांटो और राज करो की नीति जिसे अंग्रेजों ने 1857 के बाद और ज्यादा जहरीले तरीके से लागू किया, शायद देश उससे बचाता। 1857 के बाद ही अंग्रेजों ने बहुत सोच समझकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करनी शुरू की, जातियों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया। अगले 90 सालों में उन्होंने जो जहर घोला, उसका भयानक नतीजा हमने 1947 में देश के विभाजन के रूप में देखा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए कि अगर कहानी 1857 में ही खत्म हो जाती, तो आज हमारे देश का स्वरूप कैसा होता।